अभिजीत आंगन में खड़ा हुआ था। खिड़की खोलते ही रेशमा की नजर अभिजीत पर पड़ी। वह सन्न रह गई। उस नीम अंधेरे में भी वह कश्मीर के अपने बिछड़े प्रेमी को पहचान गई। यकीनन वह अभिजीत ही है। यह जानकर रेशमा झट से खिड़की बंद कर बिस्तर पर आ बैठी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उधर अभिजीत को सिर्फ इतना लगा कि कोई उसे देखकर पीछे हट गया है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर कुदरती नजारों में समय बिताना किसे अच्छा नहीं लगता है। शायद इसी वजह से सुनंदा को जैसे ही पता चला कि वीरेश हनीमून के सिलसिले में दार्जिलिंग जाने के लिए दफ्तर में छुट्टी की अर्जी देकर घर लौटा है, तो वह खुशी से झूम उठी। दार्जिलिंग शहर से दूर एक छोटी सी जगह चटकपुर के बारे में वीरेश को किसी से जानकारी मिली थी। तभी से वह उसी जगह को देखना अपनी पहली पसंद बना बैठा था। दार्जिलिंग शहर से ही तकरीबन 28 किलोमीटर व सोनदा शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर चटकपुर समुद्र तल से 7,810 फुट की ऊंचाई पर बसा है। छोटी जगह होते हुए भी यह सैलानियों के लिए बेहद सुकून भरा है। आसमान छूते ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए में खिले रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। शायद इसी माहौल के चलते चटकपुर वीरेश की पहली पसंद था। हिमालय के घने जंगल के रास्ते वे कब और कैसे चटकपुर पहुंच गए पता ही नहीं चला। उस दिन दार्जिलिंग का मौसम कुछ ज्यादा ही सुकून भरा था। कंचनजंगा को छूती ठंडी हवा बदन में अजीब सा जोश जगा रही थी। देखते ही देखते उन्हें चटकपुर के रंग बिरंगे फूल पौधों से घिरे मकान दिखने लगे। गाड़ी ज्यों ही नरबू शेरपा के होमस्टे के सामने आकर रुकी, ताजा हवा का एक झोंका आकर रास्ते की उन सारी थकान मिटा गया। नरबू शेरपा का होमस्टे क्या था, जैसे कश्मीर की डल झील में तैरता कोई शिकारा। कमरे के अंदर का साजो सामान किसी स्वप्नपुरी का सा नजारा पेश कर रहा था। शहर के 5 सितारा होटलों की मॉडर्न सुविधाओं को झुठलाती इस छोटी सी जगह में नरबू शेरपा का होमस्टे बड़ा शानदार था। सैलानियों के लिए बने कमरों के सामने नरबू व उसकी पत्नी समीरन का निजी घर था। उससे लगे आधुनिक उपकरणों से लैस रसोई घर से उठती खुशबू भूख की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। लेकिन नरबू शेरपा के कमरे की खिड़की पर खड़ी वह लड़की कौन थी, जिससे नजर मिलते ही वीरेश अपनी सुध-बुध खो बैठा था? क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, जिसे देखने के बाद किसी और को देखने की इच्छा ही खत्म हो जाए? वह हसीना वीरेश से आंखें चार होते ही खिड़की का पर्दा खींचकर पीछे हट गई थी। सुनंदा के साथ हनीमून मनाने आए वीरेश को लगा कि अब हनीमून में क्या रखा है। सुनंदा को पीछे छोड़ वीरेश अचानक नरबू के सामने आ खड़ा हुआ था। नरबू जी, आप और आपकी पत्नी यहाँ का सारा कारोबार कैसे संभालते हो? मैं किसी दूसरे को तो यहाँ नहीं देख रहा हूँ। वीरेश ने इसी बहाने उस लड़की के बारे में जानना चाहा। है ना रेशमा, आप यहाँ जो कुछ देख रहे हैं सब रेशमा की वजह से है। उसके यहाँ आते ही हमारी किस्मत खुल गई है, हमारा कारोबार भी चल निकला है। रेशमा, यह लफ्ज कानों में रस सा घोलता वीरेश के दिल में उतर गया था। आपकी बेटी रेशमा क्या पहले कहीं और रहती थी? वीरेश की उत्सुकता बढ़ गई थी। रेशमा हमारी बेटी नहीं है साहब, वह हमारी जिंदगी में अचानक ही आई थी। कभी हमारा कश्मीर में होमस्टे का छोटा मोटा कारोबार था। अनाथालय में पली बढ़ी रेशमा के गीत सुनने के लिए वहाँ आए सैलानी उसकी ओर खींचे चले आते थे। जब वह कुछ बड़ी हुई तो हम कानूनी तौर पर अनाथालय से उसे अपनी बेटी बनाकर ले आए। गीत संगीत का शौक उसे बचपन से ही था। जैसे जैसे वह सयानी हुई उसकी गायकी में निखार आता गया। रात में जब वह गाती थी तो घाटी में एक अलग ही समा बंध जाता था। लेकिन हमें ऐसे बुरे दिनों का सामना करना पड़ा, हमने कभी नहीं सोचा था।
दरअसल दूर कहीं से आए एक सैलानी को रेशमा से प्यार हो गया और वह प्यार कुछ ऐसा परवान चढ़ा कि वह सैलानी अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर का ही होकर रह गया। उन्हीं दिनों बादल फटने के बाद आसपास की चट्टानें सैलाब की तेज धारा के साथ हम पर मौत बनकर घाटी में उतर आईं। फिर पलक झपकते ही तेज धार में हमारा सब कुछ बह गया। हमने रेशमा को तो बचा लिया, लेकिन वह सैलानी बह गया। फिर उसका कहीं पता नहीं चला। अपने प्रेमी से जुदा होकर रेशमा भी वादी में गुम हो जाती अगर उसे हमारा सहारा न मिलता। फिर हम कश्मीर से यहाँ चले आए और नए सिरे से इस होमस्टे को बनाया। रेशमा के करिश्मे के चलते हम चंद सालों में फिर से उठ खड़े हुए, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी रेशमा खोई खोई सी रहने लगी। वह घर से जब तब निकल जाती। रात में उसके दर्द भरे गीत सुनकर लोग दुखी हो जाते। नरबू की बातों के बीच वीरेश का ध्यान बार बार रेशमा की ओर खींच जाता। सुनंदा से जब न रहा गया तो वह वीरेश को खींचकर अंदर ले आई। हनीमून मनाने आए उन दोनों के लिए वह होमस्टे बेचैनी का सबब बन गया था। देर रात तक सुनंदा वीरेश के आगोश में पड़े पड़े जब ऊब गई तो बोल उठी, कमरे में मुझे अकेली छोड़कर बार बार आंगन में जाकर खड़े होने की तुम्हारी वजह मैं समझती हूँ। जिसने तुम्हें बेचैन कर रखा है उसे मैंने भी देखा है। सपने देखना बंद करो वीरेश। तुम्हारी इच्छा की इज्जत करते हुए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। किसी एक का होकर रहना ही मर्दानगी है। लेकिन उस रात सुनंदा की आंखों में आए आंसुओं को तरजीह न देकर वीरेश करवट बदलकर सो गया। वीरेश के लिए वह न भूलने वाली रात थी। उसने जो कुछ देखा वह सच था या सपना उसकी समझ में नहीं आया। उसने देखा कि रेशमा अचानक अपने कमरे से बाहर निकल आई। सफेद रंग की सलवार कमीज और काला दुपट्टा उसके गोरे बदन में तिलिस्म सा पैदा कर रहा था। आंगन में खिले बेला के फूल को अपने जूड़े में लगाकर वह कोई गीत गुनगुना रही थी। उसे आंगन में अकेला देख वीरेश काम वासना की आग में जल उठा था। सुनंदा गहरी नींद में थी। उसे उसी हाल में छोड़ रेशमा को बाहों में भर लेने को वीरेश मचल उठा। देखते ही देखते रेशमा गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकल गई थी। वीरेश यह सोचकर हैरान था कि बला की इस खूबसूरत लड़की को नरबू ने अपने घर में पिंजरे में कैद कैसे कर रखा है। वीरेश रेशमा के पीछे पीछे मशीन की तरह बाहर निकल आया था। देखते ही देखते रेशमा वीरेश की आंखों से ओझल हो गई थी। अब उसे रेशमा के गीत की आवाज दूर से आती सुनाई दे रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी वह पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्ते से टीले पर कैसे पहुंच गई। हार कर वीरेश कमरे में सुनंदा के पास आकर सो गया था। सुबह वीरेश की अलसाई आंखें रेशमा को ही ढूंढ रही थीं। उसने देखा कि नरबू उसके साथ वाले कमरे को संवारने में मसरूफ था। शायद किसी नए सैलानी के आने की बात थी। दार्जिलिंग का मौसम उस दिन सुबह से ही खुशनुमा था। शाम होते ही एक नौजवान अपनी गाड़ी से जैसे ही होम स्टे में दाखिल हुआ, नरबू ने सलामी बजाते हुए उसका कमरा खोल दिया। शाम होते ही वीरेश का कमरा चांदनी रात की शीतल रोशनी से जगमगा उठा था। वीरेश व सुनंदा को अपने कमरे से बाहर बरामदे में बैठकर बातें करता देख वह नौजवान उनकी ओर बढ़ाया था। वीरेश से हाथ मिलाते हुए उसने कहा, मैं अभिजीत, कर्नाटक से। आप लोग शायद कोलकाता से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? गनीमत है कि कुदरत से छेड़छाड़ करने वालों की बुरी नजर से महफूज है ये जगह। लेकिन आप अकेले? कोई संगी साथी नहीं मिला क्या? वीरेश ने अभिजीत से पूछा। है ना आप लोग? वैसे इस माहौल में फल फूल रहे विभिन्न प्रजाति के फूल पौधे, पेड़ व जीव जंतु, खासकर चाय की पैदावार से जुड़ी यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी की स्टडी के लिए सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है, अभिजीत ने बताया।
इन बातों के बीच नरबू गर्मा गर्म कॉफी दे गया। वहां वीरेश के साथ बैठी सुनंदा का दिल कहीं, नजरें और कहीं थीं। उसने मन ही मन कहा, इस आफत को मिट्टी की जांच के लिए कोई और जगह नहीं मिली। फिर सोचा, इस हैंडसम के दिल में क्या चल रहा है कौन जाने। जो भी हो, अभिजीत की शख्सियत काबिले तारीफ थी, जिससे सुनंदा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि सच तो यह था कि जैसे रेशमा को देखकर वीरेश सुनंदा को भूल बैठा था, कुछ देर के लिए ही सही, अभिजीत को देखकर सुनंदा भी वीरेश को भूल गई थी। उस दिन रेशमा किसी काम से शहर गई थी। उसे आते आते शाम गहरा गई थी। होम स्टे के अहाते में खड़ी गाड़ी किसी नए सैलानी के आने का संकेत था। रेशमा आते जाते सैलानियों की खोज खबर कम ही रखती थी। वह शहर से आते ही अपने कमरे में चली गई थी। रात गहराने लगी थी। बाहर पेड़ पौधे शबनमी चांदनी में नहा रहे थे। आंगन में खिले फूल कुछ ज्यादा ही निखरे निखरे से लग रहे थे। अभिजीत आंगन में खड़ा हुआ था। खिड़की खोलते ही रेशमा की नजर अभिजीत पर पड़ी। वह सन्न रह गई। उस नीम अंधेरे में भी वह कश्मीर के अपने बिछड़े प्रेमी को पहचान गई। यकीनन वह अभिजीत ही है। यह जानकर रेशमा झट से खिड़की बंद कर बिस्तर पर आ बैठी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उधर अभिजीत को सिर्फ इतना लगा कि कोई उसे देखकर पीछे हट गया है। अभिजीत को आंगन में खड़ा देख वीरेश कुछ सोच ही रहा था कि सुनंदा पीछे से बोल उठी, खिड़की बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। खिड़की न हुई मेरी सौत हो गई। औरतों में छठी इंद्री कितनी तेज होती है। इतना सोचकर वीरेश मुस्कुरा उठा था। आंगन में खड़ा अभिजीत अपने कमरे में जाने की बात सोच ही रहा था कि आंखों को चकाचौंध कर देने वाले कपड़ों में किसी लड़की को दुपट्टे में अपना चेहरा छिपाए तेज कदमों से बाहर जाते देख उसके पैर रुक गए थे। उसने सोचा कि होम स्टे में उसने तो सिर्फ 2 ही उम्र दराज लोगों को देखा था, फिर यहाँ जवान खूबसूरत लड़की कैसे? रात में वह अकेली निकलकर गई कहाँ? अभिजीत की इच्छा हुई कि वह उसका पीछा करे, लेकिन उसे यह ठीक नहीं लगा। फिर भी वह बाहर निकला। लड़की को मदमस्त चाल से घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाते हुए देर तक वह देखता रहा। फिर वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। अभिजीत अपने दिल की उत्सुकता दबाए लौटना चाह रहा था कि रात की चुप्पी को भंग करता किसी औरत के गले का सुमधुर गीत सुनकर वह ठिठक सा गया था। गीत की लाइनें उसे साफ सुनाई पड़ रही थीं। ऐ सनम, तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगा। गीत सुनते ही अभिजीत मन ही मन बोल उठा, अभी अभी जो लड़की मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, कहीं वह रेशमा तो नहीं? लेकिन इतने सालों बाद वह इस होम स्टे में कैसे? इसके बाद अभिजीत के पैरों में जैसे पंख लग गए हों। आवाज का पीछा करता वह दौड़ पड़ा था। वह चिल्ला उठा, रेशमा, रेशमा, तुम कहाँ हो? दूर ऊंचे टीले पर मदमाती चांदनी में खड़ी रेशमा बाहें फैलाए बिछड़े प्रेमी को अपनी बाहों में भर लेने को बेचैन वही दर्द भरा गीत दोहरा रही थी। पास पहुंचते ही रेशमा, मेरी रेशमा कहते हुए अभिजीत उसकी बाहों में समा गया था। फिर दोनों ऐसे गले लग गए जैसे 2 बदन एक जान हो। रेशमा, इतने साल बाद तुम मुझे यहाँ मिलोगी, यह कितने हैरत की बात है। लेकिन तुम यहाँ कैसे रेशमा? मैं तो अपने काम से यहाँ आया था, लेकिन तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? अभिजीत दोनों हाथों से रेशमा का चेहरा थामे उसकी आंखों में आए खुशी के आंसू के अक्स में अपने अतीत की उभरती यादों में डूब गया था। अभिजीत, ये बातें फिर कभी। अगर रातों रात हम यहाँ से भाग नहीं निकले तो होम स्टे वाले हमें कभी जाने नहीं देंगे। उन्हें शक है कि मेरे जाते ही उनका कारोबार चौपट हो जाएगा।
उनसे ज्यादा डर तो मुझे कमरे में ठहरे बाबू से लगता है। अपनी खूबसूरत पत्नी के रहते वह आंगन में खड़ा अजीब नजरों से मुझे घूरता रहता है। मुझे डर है कि मेरे लिए वह अपनी पत्नी की हत्या भी कर सकता है। यह बताते हुए रेशमा सहम गई। अब तुम मेरे साथ हो रेशमा, दुनिया तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। अभिजीत बोल उठा। अभी सुबह का उजाला फैला भी न था कि अभिजीत रेशमा को लेकर वहां से चला गया। सुबह होते ही होम स्टे में अफरा तफरी मच गई थी। सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। नरबू शेरपा अपनी पत्नी समीरन के साथ मुंह लटकाए बैठा था। वीरेश को लग रहा था मानो किसी ने रातों रात उसका सब कुछ लूट लिया हो। सुनंदा बड़े अरमान से हनीमून मनाने आई थी, लेकिन वीरेश की नजर रेशमा से क्या मिली? वह रात दिन उसकी एक झलक पाने के लिए खिड़की पर आंखें गड़ाए रहता। वह सुनंदा को कमरे में अकेला छोड़ जब तब आंगन में आ खड़ा होता। कर्नाटक से आया अभिजीत रेशमा को ले उड़ा है, यह जानकर सुनंदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वीरेश किसी हारे हुए सिपाही की तरह सुनंदा के आगे हथियार डाल चुका था। जब रेशमा अपने बिछड़े साथी के साथ हमेशा के लिए वीरेश की आंखों से दूर चली गई, तो उसे हनीमून की याद आई। दिन भर के हंगामे के बाद जब होम स्टे में आखिरी रात बिताने की बारी आई, तो वीरेश ने जैसे ही सुनंदा को अपनी बाहों में भरना चाहा, वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बिफर उठी। वीरेश, यह होम स्टे है, अपना घर नहीं। कल तक जिसकी चाहत में तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, आज एकाएक मेरे प्रति इतनी हमदर्दी कैसे? जिस तरह रेशमा को देखते ही तुम अपनी ब्याहता खूबसूरत बीवी को भूल बैठे थे, मुझे भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट अभिजीत को देखकर कुछ ऐसा ही लगा था। कितना अच्छा होता अगर रेशमा की जगह अभिजीत मुझे भगा ले जाता और रेशमा तुम जैसे मतलबी यार को दुत्कार देती।